विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ मौजूद हैं देपालपुर के कांग्रेस विधायक विशाल पटेल। विशाल पटेल एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय जगदीश चंद्र पटेल भी देपालपुर से विधायक रहे हैं। उनकी मां भी जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए परिवार से उनका संबंध है। युवा विधायक हैं, पहली बार देपालपुर के विधायक बने हैं और जिन विधायकों ने पिछले 15 महीनों में बहुत ज़्यादा सक्रियता दिखाई थी क्षेत्र में काम करने के लिए या क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से लगातार मेल मिलाप करने में, उनमें विशाल पटेल भी एक। तो विशाल पटेल जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पटेल साहब, ये जो कोरोना आया है, अभी तक तो देपालपुर में नहीं था, लेकिन शायद कल ऐसा सूचना है कि देपालपुर के कुछ गाँवों में भी कोरोना के कुछ मरीज मिल गए हैं और इसके पहले लगातार किसानी का काम हो ही रहा था, फसलें कट रही थी और भी दूसरे कामकाज थे और कोरोना की महामारी भी चल रही थी। इस दौरान आप अपने क्षेत्र में कैसे बने रहे और क्या मदद करते रहे? देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा थी, देपालपुर विधानसभा में एक भी नहीं हुआ था। लेकिन बाई चांस ऐसा कोई कारण कोइंसिडेंस बना कि एक व्यक्ति को, हमें कटकोदा गाँव के व्यक्ति थे, उनको इंदौर एडमिट करना पड़ा। उस कारण से वो कोरोना हमारे गाँव में पहुँचा। इंदौर से कहीं हॉस्पिटल में जहाँ एडमिट थे, जिनको एडमिट किया उनको तो नहीं हुआ, उनके पिताजी को हो गया। उनसे उनको संक्रमण लगा और जैसे ही वो लगा उसके बाद उनकी पत्नी को हुआ, फिर उनके भतीजे को हुआ और 3-4 उन्हीं के परिवार, एक ही परिवार का, एक ही गांव के वो सब सम्मिलित हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है, गांव के लोग सभी मेहनती होते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है, तो ग्रामीण में होने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक मजबूरी थी, उनका भी हॉस्पिटल आना हुआ, बीमार होना हुआ और वो कहीं ना कहीं इस कोरोना के चक्कर में आए। रही बात देपालपुर विधानसभा की, तो लगातार सुख और दुख में मैं सदैव उनके साथ में रहा हूँ। वो उनको गेहूँ तुलई केंद्र का हो, पिछले 15 वर्षों में अगर बात करें तो हमारे यहाँ जो गेहूं के तुलई केंद्र थे वो परंपरागत तरीके से लंबी लाइनें लगना और वो सब होना चाहिए था, होता था। लेकिन इस बार जैसे ही कांग्रेस सरकार बनी, मेरे संज्ञान में आया, हम लोगों ने पूर्व में ही जितने भी आपके केंद्र थे, उपार्जन केंद्र, उसमें 14 केंद्र हम लोगों ने नए बढ़वा दिया कि ताकि लोगों को समस्याएं कम आए। उसके बाद भी कुछ कठिनाइयाँ आई, हम लोगों ने हाथों हाथ कलेक्टर से संपर्क किया, डीआर से संपर्क किया, एमडी से संपर्क किया और भी उपकेंद्र और भी बनवाए कि ताकि लोगों की कठिनाइयाँ कम हो। रही बात राशन की, कुछ ऐसे लोग भी थे, कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया, बंद हो गए, सब घर के अंदर थे, लेकिन उनको खाने की समस्याएं हो गई। जो गरीब परिवार थे उनको सबको हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे, मैंने और मेरी पूरी टीम ने, हर एक व्यक्ति को सभी नगर पंचायतों में, इंदौर के सभी वार्डों में लगातार और आज भी हम लोग सेवा कर रहे हैं सूखे राशन के माध्यम से। अब जब सूखा राशन सब जगह पर्याप्त हो चुका है तो कुछ ऐसे स्थिति परिस्थिति भी बन रही है कि उनके पास अब सूखा राशन देने के बाद भी बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि गैस नहीं है, पैसे नगद की नहीं है व्यवस्थाएं। तो मैंने पिछले 8 दिन से फिर पुनः दूसरी चीज़ें चालू कर दी है, वापस पक्का खाना बना के उनके घर तक पहुँचा रहे हैं हम लोग रेगुलर। एक भोजन के पैकेट पहुँचा रहे हैं कि उनको समस्या ना आए। क्योंकि एक बार जब जैसे ही, क्योंकि लेबर क्लास लोग हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद हैं, तो लोगों को रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जीने में तकलीफ आ रही है, जिनको रोज़ जो कमाता था रोज़ खर्च करता था वो घर बैठा है, तो उनको खिलाने का कार्य हम लोगों का है। ये दायित्व बनता है क्योंकि उन लोगों ने हमको चुना है, ये हमारा दायित्व बनता है, उसको हम खिलाएं और उनको पर्याप्त भोजन भी दें और वो सुखी रहें सब। जब आप विधायक बने पहली बार तो संयोग से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार आई 15 साल में, लेकिन 15 महीने में ही आपकी पार्टी की सरकार चली गई। तो आप चूँकि युवा विधायक हैं, दिग्विजय सिंह जी की बहुत नज़दीकी हैं, क्या आपको बीजेपी ने टारगेट नहीं किया था कि आप भी उनके साथ आ जाएं जैसे दूसरे विधायक गए? देखो, उनका काम है प्रलोभन देना। आपको दिया था? निश्चित तौर पर सबके पास खबर आती, मेरे पास भी खबर आई थी, लेकिन ये है कि हाँ कांग्रेस के सिपाही हैं यहाँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर क्या प्रलोभन था? बहुत सारे प्रलोभन, आर्थिक रूप से कार्य करने वाले प्रलोभन भी थे, पार्टी के अंदर मिनिस्टर पोस्ट के प्रलोभन भी थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके लिए कितने रुपए ऑफर किए? अब वो ऑफर तो बहुत सारी चीजें थी, अब उसको आज डिस्क्लोज अपन करें इसमें कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं उस बिकाऊ आदमी तो हूँ नहीं। बिकाऊ नहीं है, कीमत तो लगाई होगी ना भाजपा ने।
अब मैं अनमोल हूँ क्योंकि पार्टी ने मुझे विश्वास किया है और मैं पार्टी के लिए अनमोल हूँ, तो बिकने वाला तो हूँ नहीं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऑफर्स भी आए, लेकिन मैं कोई अपने दम पे मैं कहूँ कि 2000, 4000, 5000 परिवार जो मेरा निजी हैं वो वोट मेरे, बाकी वोट तो मेरी पार्टी के जो मुझे मिला है। उस पार्टी ने मुझे चुना है, उस पार्टी के लोगों ने मुझे चुना है। तो मैं जो विश्वास मेरी जनता ने मेरे ऊपर किया है, मैं उनके वोट के साथ छलावा करूं और बिक जाऊं। भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग थे जो आपको संपर्क में थे? अब बहुत सारे इंदौर के थे, इंदौर के बाहर के? बाहर के, दिल्ली के लोग थे, आपको संपर्क कर रहे थे? संपर्क कर रहे थे, बहुत सारे लोग कर रहे थे। तो बाकी लोग जो बिक गए, आप क्या मानते हो कि बाकी लोग बिक गए? निश्चित तौर पर बिक गए। लोकतांत्रिक हत्या हुई है उसमें। अगर ये देखा जाए तो जिनको चुना है उनके क्षेत्र की जनता ने चुना है, उनको विश्वास किया है। आज मुझे अगर चुना है तो मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना है, मुझ पर विश्वास किया है। उनके वोट को मुझे कोई अधिकार नहीं होता है कि उनका वोट जो उन्होंने मुझे चुना है मैं किसी और के साथ बिक जाऊं। आज जो बिके हैं, पर उनके नेता का अपमान हो रहा था आपकी पार्टी में, आप सिंधिया जी को संभाल क्यों नहीं पाए? किस चीज का अपमान था? क्या नहीं दिया कांग्रेस ने उनको 19 साल में? क्या नहीं दिया उनको? नहीं दिया, उनके पिताजी को नहीं दिया। कि अपन अगर बात करें तो इस मध्य प्रदेश के अंदर भी हर एक चीज में उनके जितने विधायक थे, आज 22 विधायक उनसे जो निष्ठा रखते थे, उसमें 6 मंत्री थे उनके, और हर एक पास में डिपार्टमेंट अच्छा था। उसके बाद भी उनको राज्यसभा भी कांग्रेस भेज रही थी, ऐसा भी नहीं कि नहीं भेज रही थी, और 1 नंबर पे भेजने के लिए तैयार थी। पीसीसी चीफ उनको बनाने के लिए तैयार थी। कहाँ बनाने को तैयार थे? 15 महीने में आपने पीसीसी चीफ नहीं बनाया उनको? तैयार थे सब चीज, हर चीज के लिए तैयार थे, बनाते नहीं थे। वो खुद एक चीज अगर देखें आप तो वो खुद भी पहले लग गए थे कोई इलेक्शन में। सिर्फ उनको हार का एक बड़ा दुख था, जो हारे हैं वो चुनाव गुना में जो हारे हैं उसका एक बड़ा दुख था। इस कारण से वो अध्यक्ष भी नहीं बनाना चाहते थे, क्लियर था। वो बनाना चाह रहे थे उनके तुलसी सिलावट जी, कमलनाथ जी ने बनाना चाह रहे थे उनके किसी और व्यक्ति को। कमलनाथ जी ने कहा कि भाई लोकसभा चुनाव तक मुझे ही अध्यक्ष रहने दीजिए, मैं ही मुख्यमंत्री, मैं ही अध्यक्ष। फिर लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी की बुरी दुर्गति हुई, 1 सीट केवल कमलनाथ जी अपने बेटे को जिता पाए, बाकी सब हार गए। फिर भी उन्होंने पद नहीं छोड़ा, पद छोड़ दिया लेकिन नियुक्ति नहीं होने दी। मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि माननीय कमलनाथ जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे उसके अगले महीने के अंदर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था प्रदेश अध्यक्ष पद से। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने उसको कबूला नहीं था कि जैसे भी ये इलेक्शंस हो, लोकसभा के इलेक्शंस खत्म हो। यही तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह का मैनेजमेंट है कि इस्तीफा दे दिया मगर नियुक्ति भी नहीं होने दी। नहीं, लेकिन अब इसको आप इनके हाथ में तो क्या था? स्वीकार करना नहीं करना शीर्ष नेतृत्व का है, और बनाना नहीं बनाना शीर्ष नेतृत्व का है। सिंधिया जी दिग्विजय सिंह से ज्यादा परेशान थे। अब ऐसा उनका मानना है, लेकिन हम नहीं समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर महत्व मिला था तो सबसे ज्यादा सिंधिया जी को महत्व मिला था इसके अंदर। सिंधिया जी के मंत्रियों को ये शिकायत थी कि दिग्विजय सिंह जी उनसे रिपोर्ट मांगते हैं कामकाज की, पत्र लिखते हैं उनको कि हमें अपना रिपोर्ट दो। पत्र लिखने का हर एक नेता को अधिकार है, हर एक विधायक को अधिकार है, हर एक आम जनता को भी अधिकार है। अगर कोई चीज की जानकारी अगर मांग रहे हैं, अगर वो गलत है, कोई चीज अगर गलत दिख रही है उनको सामने और गलत हो रही है, अगर उन्होंने जानकारी मांग ली है उस चीज की, तो उन्होंने कोई गलत नहीं किया था। आप खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे उस पूरे घटनाक्रम में, पॉलिटिकल घटनाक्रम चल रहा था, आप लगातार दिग्विजय सिंह जी के साथ थे, कमलनाथ जी के साथ थे। हालांकि आपने पहले ही दिन स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं भोपाल रहूँ, इंदौर रहूँ, मैं बिकाऊ नहीं है, मुझे कोई, मैं कहीं जाऊँ ना जाऊँ, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, मैं कांग्रेस के साथ रहूँगा, ये बड़ा क्लियर था। लेकिन जो बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो सज्जन वर्मा हो, जीतू पटवारी हो, तरुण भानोट हो, सारे बड़े नेता कह रहे थे कि अभी कमलनाथ जी का मास्टर स्ट्रोक बाकी है, कमलनाथ जी आखिरी गेंद पे छक्का लगाने वाले हैं, कमलनाथ जी को आप लोग जानते नहीं हो, 7 जन्म तक हिला नहीं सकते हो। वाह, बड़ी बड़ी बातें। ऐसा कुछ कमलनाथ जी कर क्यों नहीं पाए जैसा उनके समर्थकों को लगता था? हम लोगों को भरोसा था कि ये जो 22 गए हैं, कहीं ना कहीं ये 22 में से असंतुष्टता थी उनकी, वो खुद भी नहीं चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रलोभन दिया गया उन सबको। कितने रुपए का प्रलोभन? आप ये देखें कि जिस प्रकार से हवाएं चल रही हो तो करोड़ों रुपए की बातें होती है, और 22 के 22 ही को मंत्री बनाएंगे, ये भी बातें चलती थी। आज 2 महीने हो गए, 3 महीने होने आ गए हैं, लॉकडाउन भी चल रहा है, सरकार भी बन गई है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रलोभन उनको दिया है, और उनका वो खुद भी व्यथित है। कमलनाथ जी ने आखिरी गेंद पे छक्का क्यों नहीं लगाया जैसा कि आप लोग कहते थे? हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि ये लोग आएंगे, विधायक सब आ जाएंगे, लेकिन उनको कैद ही ऐसा कर रखा था, और उनके बाद फिर स्थिति ऐसी, प्रलोभन उनको दे दिया गया। और मेरी रही बात यह है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को इस चीज का अंदेशा नहीं हुआ कि लोग इतने जल्दी चले जाएंगे, कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ। ये तो उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने मुझे विश्वास दिया था कि नहीं जाएंगे, लेकिन वो चले गए। दिग्विजय सिंह जी को भी विश्वास था उनके ऊपर, सभी विधायकों के ऊपर, कि नहीं जाएंगे,
जैसे कि हम लोगों के ऊपर है, लेकिन उन्होंने गद्दारी करी, है गलत है। मनोज चौधरी हाटपिपलिया के, वो तो आपके मित्र हैं, वो क्यों गए? मनोज चौधरी जी की स्थिति अगर देखा जाए तो आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान थे चुनाव इलेक्शन लड़ने के बाद, तो कहीं ना कहीं बड़ा आर्थिक प्रलोभन उनको दिया गया, इस कारण से ही गए हैं वो। अब क्या स्थिति रहेगी इन 22 की जो चुनाव होंगे? तो हम तो ये कहेंगे इस 22 की जगह दो जो हमारे शांत हो गए थे, बीजेपी के और कांग्रेस के जो विधायक थे, 24 जगह इलेक्शन है, इसमें कम से कम हम 20 जगह जीत के आए कांग्रेस पार्टी, और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। कारण उसका यह है तो कि इसका मतलब फिर तो सरकार आपकी बन जाएगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसका कारण है कमलनाथ जी की जो इमेज उभर के आई थी पिछले 15 महीनों के अंदर, जो माफियाओं के खिलाफ उन लोगों ने उनने काम किया था, जो आम जनता के प्रति उनने काम किया था, तो वो एक सामने दिख रहा है आम जनता के प्रति वो चीज़ है। और रही बात ये इनकी लोकतांत्रिक हत्या, आम जनता ये समझने लग गई है कि जो जिस वोट का अधिकार, जो वोट उनको दिया था और लोकतांत्रिक हत्या उनने करी है, तो ये परिपाटी बन जाएगी कि आगे भविष्य में अगर इन ये 24 जीत गए, पुनः अगर बीजेपी की सरकार यहाँ बन गई, तो कहीं ना कहीं बड़ी परिपाटी रहेगी। पार्टी किसी को भी वोट, किसी को भी दो, सरकार सिर्फ पैसे वाले बना ले जाएंगे। चूँकि विशाल पटेल आप कलौता समाज से आते हैं और आप बहुत प्रभाव रखते हैं, आपके पिताजी का भी बहुत बड़ा असर कलौता समाज में रहा है शुरू से, आपके परिवार का। सावेर विधानसभा सीट, वहाँ लगभग 14-15 हज़ार कलौता वोट हैं, जहाँ से तुलसीराम सिलावट पीएचई मिनिस्टर इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सावेर में आपकी क्या भूमिका होगी? अब पहले तो मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि तुलसीराम सिलावट जी वहाँ उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने जो छलावा किया है, आज कोई पार्टी ने उनको डिक्लेयर नहीं किया, ना उनकी पार्टी ने कि उनको टिकट दिया है, ना हमने कांग्रेस से कोई डिक्लेयर किया है। हो सकता है तुलसीराम सिलावट जी भी ये सावेर विधानसभा छोड़ दें, क्योंकि उनको जब क्षेत्र में जा रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ों को ऐसा फेस करना पड़ रहा है उन लोगों को, लोग छलावा महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि तुलसी सिलावट को उन्होंने वोट दिया था और मंत्री बनाया था, और पुनः वो मंत्री के रूप में आ गए हैं उनके वोट बेचने के बाद। उनका वोट बिका है, ना कि किसी और तो का अगर बिका है। तुलसीराम सिलावट छोड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? कहीं से भी जाए, लेकिन यह है कि सावेर, मुझे अपने आप में ये लगता है जिस प्रकार से फीडबैक्स आ रहे हैं लोगों के, तुलसीराम सिलावट जी यहाँ सुभाष राय सुरक्षित सीट है मंदसौर में, वहाँ से हरदीप सिंह डंग है। आगर मालवा जा सकते हैं क्या? क्योंकि वहाँ अभी तक कोई बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है। हो सकता है, वहाँ शांत भी हुए हैं मनोहर ऊंटवाल जी, वो सीट खाली भी है उनके पास, और यहाँ कंट्रोवर्सी चल भी रही है। तो हमें तो ये चाहेंगे, उज्जैन से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, उज्जैन से लड़ भी चुके हैं, और मैं तो चाहूंगा कि सावेर से ही लड़े ताकि हम बदला पूरा कर सकें। और निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस पार्टी का परचम सावेर में लहराएगा, पिछली बार भी लहराया। कैलाश विजयवर्गीय को प्रभारी बनाया है इन 5 सीटों का, जो मालवा निमाड़ की 5 सीट है, बदनावर है, सुबासरा है, हाटपिपलिया है, आगर मालवा है, सावेर है। और आप भी को भी, जो कि कलौता वोट के मद्देनजर आपको भी हाटपिपलिया में जाना पड़ सकता है, वहाँ भी 5-7 हज़ार वोट हैं, बदनावर में भी 5-7 हज़ार वोट हैं, तो आपको भी वहाँ दिग्विजय सिंह जी जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जब कैलाश विजयवर्गीय जो बहुत कुशल रणनीतिकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जननेता हैं, वो बीजेपी की तरफ से कमान संभालेंगे, तो कांग्रेस की संभावना क्या बनती है? कैलाश जी एक बड़ा नाम है, बड़े नेता हैं और अच्छे नेता हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि हर जगह जादू चलता। अगर जादू चलता तो उनके खुद के बेटे को अंतिम दौर पर जाके नहीं जीतना पड़ता, उनकी लीड, उनके बेटे की लीड लंबी होती अगर जादू ही होता तो। लेकिन मात्र बॉर्डर पे आकर जीते हैं, उनके 10,000 वोट सीट, 5,000 वोटों से जीते हैं। अश्विन जोशी जी हारे हैं 5,000 वोटों से, और मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जादू है ये। एक समय था, कैलाश जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन अगर पार्टी की बात करेंगे और मैं व्यक्तिगत उनकी अगर बात करूं, तो मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा असर इन ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने वाला है उनसे, क्योंकि उनका लगाव इंदौर से रहा है, लेकिन उनका जब से दिल्ली गए हैं यहाँ के लोग, वो खुद वहाँ से वंचित रह गए, वो खुद भी हट गए हैं यहाँ से, उनकी लोकप्रियता भी खत्म हुई है यहाँ से। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज, एक समय भारतीय जनता पार्टी का नारा था माफ करो महाराज अपने तो बस शिवराज, अब महाराज और शिवराज ये दो मिलकर जब मालवा निमाड़ में घूमेंगे, मध्य भारत में घूमेंगे, बहुत बड़ा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। उनके पिता बहुत बड़ा नाम था, कई सीटें कांग्रेस को जिताते रहे, लगभग पूरा चंबल संभाग, मुरैना, भिंड, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और उज्जैन, उधर विदिशा तक सिंधिया परिवार का दबदबा पॉलिटिकली रहा है। जब महाराज और शिवराज की एक्सप्रेस दौड़ेगी, जैसे कभी मोती माधव की दौड़ती थी, तो दिग्विजय और कमलनाथ की एक्सप्रेस उसको कैसा सामना कर पाएगी?
मैं नहीं समझता हूं कि एक ही नाव के अंदर आज जो सवार हुए हैं कि इनको जनता एक्सेप्ट करेगी। पहली चीज, आप 15 महीने पहले जाते हैं, एक दूसरे को खूब गालियां देते हैं, एक दूसरे की खामियां गिनाते हैं, और फिर 15 महीने बाद एक ही गाड़ी के अंदर सवार होते हैं, तो वो संभव नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि जनता इनकी नूरा कुश्ती को समझ चुकी है कि उनका जो छलावा उनके साथ किया है, वो छलावा निश्चित तौर पर इस बार माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में वापस पुनः सरकार कांग्रेस की बनना जारी है। सिंधिया जो है बड़ा अच्छा फेस था, पब्लिक अटैकिंग फेस था, पब्लिक को आकर्षित करता था, वैसा फेस अब आपकी पार्टी के पास नहीं, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं, अगर ये नहीं होता तो आज कमलनाथ जी को पूरी जनता पसंद नहीं करती। आज जो माफिया राज खत्म किया उन लोगों ने, जिस प्रकार से आम जनता को प्लॉट्स दिए, गरीब लोगों को जो मिले हैं, जो एक इमेज माननीय कमलनाथ जी की बनी है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है इस प्रदेश के अंदर। हमारा माननीय कमलनाथ जी का चेहरा एक एकमात्र चेहरा ऐसा है जो निश्चित तौर पर सरकार वापस बनाएगा। दिग्विजय सिंह जी रणनीतिकार हमारे हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, उनकी जरूरत हमेशा पड़ती है। जैसे कि दिग्विजय सिंह रणनीति बनाएंगे और कमलनाथ जनता के सामने होंगे निश्चित तौर पर। विशाल भाई, बड़ा मुद्दा था आपका कि आप कर्ज माफी करेंगे। आपके नेता राहुल गांधी ने भी कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 15 महीने सरकार रही, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी हमारा 50,000 के बाद कर्जा ही माफ नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास है, आम जनता को विश्वास है। 50,000 तक का कर्जा हम माफ कर चुके हैं। रही बात दूसरे चरण का जो माफ होना था, जिसमें 1 लाख रुपए, जिसमें 1 लाख रुपए था, तीसरे चरण में 2 लाख रुपए था। 1 लाख का हम लोग, मेरे खुद की विधानसभा हो, सांवेर हो या अन्य कितनी विधानसभा ऐसी हो, हर जगह प्रोग्राम्स हो चुके थे, हर जगह हर एक व्यक्ति को सर्टिफिकेट्स मिल चुके थे कि उनका कर्जा माफ इस मार्च के अंदर होना था। लेकिन उसके पहले ही इस मार्च के बजट में पूरा बजट था, फंड की व्यवस्थाएं कर ली थी माननीय कमलनाथ जी ने, और पूरा कर्जा माफ होने जा रहा था। लेकिन उसके पहले ही कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी लोग थे, उन लोगों ने सरकार गिराई। लेकिन ये जनता खुद समझ चुकी है कि अगर कांग्रेस पार्टी होती, 1 लाख का कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? वो 1 लाख सर्टिफिकेट आपने दिए थे, वो सर्टिफिकेट काम के हैं कि बोगस हो गए? यही चीज मैं कहने जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी सर्टिफिकेट्स बांटे, ये सरकारी प्रोग्राम्स हुए थे जिसमें सरकारी अधिकारी सब थे, प्रभारी मंत्री सब थे हर विधानसभा के अंदर, और वो सब के सब जितने भी 1 लाख रुपए का कर्जा है वो कैंसिल कर दिया गया। बीजेपी की सरकार जैसे ही बनी, कमल पटेल जी का एक स्टेटमेंट आता है कि हम कोई कर्जा माफ नहीं करेंगे, आपको जाना हो तो कोर्ट जाइए। मतलब वो 1 लाख भी नहीं माफ होगा और वो 2 लाख की तो सब 2 लाख की तो सब नहीं देख रहे हैं। अब ये निश्चित तौर पर जिस दिन कांग्रेस सरकार बनेगी वो 1 लाख भी होगा और अगले बार 2 लाख रुपए बचे हैं वो भी होना है। तो बीजेपी सरकार कर्जा माफ नहीं कर रही। बीजेपी सरकार यूं ही किसान विरोधी सरकार रही है शुरू से, पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, वो सुई से लगाकर ट्रैक्टर तक का माफ करने का। 15 साल सरकार कैसे बनती है जी? 15 साल उनकी सरकार कैसे बनती है? सरकार बनी, कहीं ना कहीं कमियां थी, किसान विरोधी सरकार है, तो कैसे सरकार कहीं ना कहीं कमियां हमारे में थी जो हमको जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन 15 साल बाद जब हमको वापस एक्सेप्ट किया, उस चीज को सामने दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप आपस में लड़कर आपने सरकार गिरा दी। नहीं, हमारा आपसे लड़ना तो हो ही नहीं सकता। अब ये है कि जिसने व्यक्तिगत धोखा ही देना सीखा हो, आज से नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई के समय से अगर जिसने धोखा सिंधिया परिवार ने धोखा देना सीखा हो तो उससे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? धोखे में सरकार गिर गई, धोखे में गिरी, और आप सिंधिया जी ने दिया ही धोखा है। कमलनाथ जी बहुत ही समन्वयकारी लीडर माने जाते हैं, सबको साथ लेके चलने की उनकी क्षमता है, और बिहाइंड द पार्टी लाइन से आगे भी चल के उनकी पहचान है। वो हर दलों में उनके दोस्त हैं, चाहे वो बीजेपी हो, द्रविड़ मुनेत्र कषगम हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कई बार उन्होंने सरकारें बचाई है। मनमोहन सिंह सरकार 2 बार उन्होंने बचाई है। इतना सीजन लीडर, इतना वरिष्ठ नेता जिसके दुश्मन दलों में भी दोस्त हैं, वो दिग्विजय सिंह जी के अलावा सिंधिया जी को ही संभालना था, उनको क्यों नहीं संभाल पाया, उनको अपना क्यों नहीं बना पाए? नहीं, सिंधिया जी की अगर बात करें तो मैं समझता हूं कि सिंधिया जी खुद ही नहीं समझना चाहते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। आप ये देखें कि जिस दिन सिंधिया जी बीजेपी में गए, प्रभात झा जो बीजेपी के बड़े वरिष्ठ लीडर हैं, उन लोगों ने ईओडब्ल्यू में केस लगा रखा था जमीन का। जिस दिन सरकार बनी, 800 करोड़ की जमीन, 800 करोड़ की जमीन जिस दिन सरकार बनी, उसके 2 दिन बाद ही आपका केस आ जाता है, और उसके अंदर फाइल में एक लाइन लिखी जाती है, साक्ष्य कमी के आधार पर यह केस खत्म किया जाता है।
उसके पहले तो केस चल रहा था। मतलब एक डील जमीन का सौदा है। जमीन का सौदा है, दूसरी बहुत सारी ऐसी है। यश बैंक में कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम लिप्त आ रहा था उनका, तो बड़ी डील्स उसमें हुई है, ना कि ये इस कारण हुआ है। लोग ये समझ रहे हैं कि खुद की अपेक्षाएं उपेक्षाएं हो रही थी सरकार के अंदर, लेकिन मैं समझता हूं कि वो उनके व्यक्तिगत कारणों से गए हैं। इस पूरे डील में, उस पूरे पर्दे के पीछे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग हैं? हो सकता 100% होंगे, अगर नहीं होते। उनका नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का तो काम ही है लोगों को डरा के अपना बनाना। पूरे तानाशाही पूरे देश में चला रहे हैं वो लोग। हर एक व्यक्ति को जहां ये देखें कि जहां व्यक्ति थोड़ा अगर हाइट पे जा रहा है, किसी भी कोई काम करने जा रहा है, तो सरकार जैसे मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी सरकार काम कर रही थी, तो इस सरकार को कैसे गिराएं, ये पूरा षड्यंत्र उन्होंने रचा। कहा तो ये भी जाता था कि कमलनाथ जी के भी वाया अडानी वाया अंबानी मोदी जी से बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन जब पार्टी बेसिस की बात आती है तो कमलनाथ जी ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, और ना कभी किसी से समर्थन किया है, ना अपेक्षा रखी है, ना किसी से मांगा है। और मैं तो ये कहूँ कि पिछले 40 साल के कार्यकाल में कमलनाथ जी को एक व्यक्ति आरोप लगाने वाला नहीं मिला। क्या सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनने की जल्दी थी? वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, आप नहीं बना, आपकी सरकार नहीं बनाती थी, मतलब कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह विरोध करते थे, ये एक बड़ा कारण नहीं मानते आप? दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी वरिष्ठ लीडर हैं, लेकिन इसका फैसला करने का अधिकार विधायकों को और शीर्ष नेतृत्व को है। विधायक नहीं चाहते थे कि सिंधिया जी यहाँ बने। शीर्ष नेतृत्व के पास जब बातें गई सभी विधायकों की, तो उन्होंने एक चीज़ ये एक्सेप्ट करी कि यहाँ विधायक जब नहीं चाहते हैं जो सरकार में कि सिंधिया जी बने, और जिनको चाहते हैं उनको बना दिया। कांग्रेस से बहुत उदाहरण है कि विधायक नहीं चाहते थे फिर भी बने। नहीं, लेकिन अभी का उदाहरण तो यही है कि हम लोग तो सामने थे, व्यक्तिगत रूप से हमने देखा है कि मुश्किल से 22-24 वोट उनके पास गए थे, और बाकी सबके सब विधायक जितते थे वो कमलनाथ जी को पसंद करते थे। अब जो किसान की जो अभी स्थिति है, कोरोना महामारी के कारण और ये जो तूफान निसर्ग आया है, किसान का गेहूं अभी बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे गांवों में किसान का गेहूं अभी तुला नहीं है, क्या हालात बनेंगे? अभी पहली रणनीति लोगों ने बहुत ही पुअर रखी सरकार ने। पहली चीज़ तो मैसेजेस इन्होंने बहुत कम दिए लोगों को, लंबी कतारें चलती रही थी, लोग एक एक हफ्ते पेंडिंग चल रहे थे, एक एक हफ्ते में उनका नंबर आ रहा था। और मैं समझूं कि एक हफ्ते में जब नंबर आ रहा है किसी का, तो नया मैसेज जब आएगा तो कम से कम 500 ट्रालियाँ लोगों की खड़ी थी, वो बहुत परेशानी हुई। आज पहले कोरोना के कारण इंदौर ज़िले के अंदर खरीदी लेट हुई, लेट होने के और दूसरा कारण था मंडी बंद थी। इस कारण से पूरा का पूरा जो लोड था सोसाइटियों में पड़ा, उपार्जन केंद्रों के ऊपर पड़ा, वहाँ पूरा का पूरा किसान वहाँ गया, दोनों जगह बंद थी। इस कारण से उनको अगर मंडियाँ भी चालू होती, इस कोरोना महामारी के कारण मंडियाँ बंद करना पड़ी, अगर वो भी चालू होता तो काफ़ी कुछ माल मंडियों में बिक जाता था, लेकिन पूरा का पूरा माल इस बार सोसाइटियों में गया। अब वो माल तुलाई हुई नहीं, पानी आ गया। पहले आपकी तारीख थी 26 से बढ़ाकर 31 कर दी, 31 से बढ़ाकर 7 तारीख कर दी, लेकिन तो जब पानी गिर गया, कल पानी गिर गया, सभी की जितनी भी सोसाइटियां हैं गोडाउन्स आपके पास अवेलेबल है नहीं। आज अधिग्रहण करने जा रहे हैं, जिनने खाली कर रखे हैं, जिन लोगों ने जॉइंट वेंचर नहीं किया है गवर्नमेंट से और खाली पड़े हैं जिनके, उनके आप अधिग्रहण करने जा रहे हो। ये चीज़ की ज़रूरत पहले ही थी आपको मालूम है, क्षमताएं दिख रही है कि हमने मंडी बंद कर रखी है, तो आपने पहले ही अधिग्रहण कर लेना था। आप सबका माल खुले में पड़ा है, वो माल पूरा का पूरा भीग गया, खराब हो गया। और जिस प्रकार से मौसम विभाग बता रहा है कि कल 12 बजे तक बड़ा तूफान आने की तैयारी में है, और आज भी हजारों कुंटल किसानों का माल बाहरी पड़ा है, ट्रालियों में पड़ा है। ये कह रहे हैं कि उनका माल तो तुला ही नहीं, कह दिया कि बड़े किसानों का माल बाद में तोलेंगे, छोटे किसानों का लेंगे। बड़े किसान भी परेशान, बड़े किसानों का मैसेज ही नहीं गया। अपेक्षाएं इनको ये थी हर साल के जैसी, हर साल यही होता था, 60 से 70% माल सोसाइटियों में आता था, लेकिन मंडियां बंद होने के कारण पूरा माल वहां आ गया और बड़े किसानों को मैसेज ही नहीं पहुंच पाया। छोटे किसानों का माल ही नहीं तोल पाए तो बड़े किसानों का माल कैसे तोलेंगे? उनके पास हजारों कुंटल, एक एक व्यक्ति के पास 1-1 हज़ार कुंटल, 2-2 हज़ार कुंटल के किसान भी हैं। अभी जो तुलाई हो रही है वो 150 और 200 कुंटल वालों के पास पहुंची है। बड़े किसान सभी परेशान हैं। तो क्या हालात बनेंगे इस गेहूं
किसानों को कितना नुकसान होगा? आप तो कृषक नेता भी हैं, बड़े किसान भी हैं। मैं ये समझूं कि जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये हालत बने हुए हैं, आप एक दूसरे की तुलनाएं होती है कि उस जगह इलेक्शंस हैं तो वहाँ तुल गया है, कहीं भी नहीं तुला है, एक भी जगह नहीं तुला है। और किसान निश्चित तौर पर मैदान में आने की तैयारी में है। जिस दिन थोड़ा ये महामारी कम हुई उस दिन सब मैदान में आ जाएगा, पूरा किसान, पूरा आक्रोश कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है ना। देखिए, आप इतना लंबा झंझट चल रहा है, आप ना तो केंद्र में अपना अध्यक्ष चुन पाते हैं, ना प्रदेश में अपना अध्यक्ष बना पाते हैं, चुन पाते हैं। आपके पास अध्यक्ष ही नहीं है, क्या आप किसानों का नेतृत्व करेंगे, संघर्ष करेंगे? अध्यक्ष हमारे कमलनाथ जी हैं, अभी अध्यक्ष जी हटे कहाँ हैं हमारे? कुछ नहीं, उन्हें त्यागपत्र दे दिया, त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक नया नहीं बनेगा, नया कोई नहीं होगा, जब तक तो उन्हीं को नेतृत्व करना है। दिल्ली में सोनिया जी प्रभारी बनी हुई हैं राहुल गांधी के इस्तीफे देने के बाद। हम आज भी जनता, कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी जनता के साथ में है। जनता को पूर्ण विश्वास है, जनता भी हमारे साथ में है। इसका प्रमाण आपको देखने को मिलेगा। हम आज भी अगर मैदान में कूदेंगे तो लोग ये समझेंगे कि राजनीति करने आ गए, लेकिन इस महामारी के कारण हम लोग भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये जो बड़े मुद्दे हैं, जो किसानों की लड़ाई हम नहीं लड़ पा रहे हैं, ये हम लोग अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण महसूस कर रहे हैं कि आज जब प्याज का भाव 20 रुपये और 40 रुपये था, वो आज 4 रुपये और 5 रुपये हो गया। गेहूं का, सोयाबीन का भाव जो कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय चरम सीमा पे था, लेकिन हर एक व्यक्ति समृद्ध था और खुश था। आज स्थिति ये हो गई, हर चीज़ का हालत खराब हो गई, पूरी फसल बिकने के लिए तैयार नहीं है, लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं है। बहुत धन्यवाद विशाल पटेल, डीजाना न्यूज़ से बात करने के लिए, दर्शकों से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे विशाल पटेल साहब को, युवा विधायक हैं, जो कह रहे हैं कि विश्वासघात हुआ है और लोभ और लालच के कारण कांग्रेस की सरकार गई है, और इसका बदला लेने की आग उनके सीने में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि वे सावेर, हाटपिपलिया और बदनावर में जाएंगे काम करने के लिए। बहुत ही विनम्र किंतु कठोर शब्दों में वो कहते हैं कि कुछ लोगों ने लोभ लालच में आकर पार्टी को धोखा दिया है, लोकतंत्र की हत्या की है, और इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। देखते रहिए डीजाना न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।